हाय देयर, वेलकम बैक टू दिस थर्ड पार्ट। हम लोग कैपिटल बजटिंग में दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरे पार्ट में कवर कर रहे हैं आगे के एमक्यूपी और पीटीपी। शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 हियर। ये एमक्यूपी दिसंबर 24 में भी आया हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये स्टडी मैट में भी है और ये आया हुआ है जून 2017 में भी एग्जाम में। सवाल बहुत सिंपल सा है, कैपिटल रेशनिंग पे ये सवाल है। 10 लाख रुपए आपके पास में है, यू हैव गॉट 10 लाख रुपीज। आपके पास 6 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना कितना होगा ये हैज बीन टोल्ड टू यू। इसका पीआई भी दिया हुआ है। तो पीआई में आउट ऑफ 6, पहला तो आपको ये नोटिस करना है कि एक की पीआई ना 1 से कम है। 1 से कम है मतलब वो इन्वेस्टेबल ऑप्शन ही नहीं है, तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहला आपको ये दिमाग में क्लियर करना है। तो आप उसकी रैंकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। नो रैंकिंग टू बी डन फॉर दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 2। इसके अलावा आपको यहाँ क्योंकि पीआई दिया हुआ है तो आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा। एनपीवी निकालने के लिए ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट अगर आप फिर भी चाहते हैं कि एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूं तो फॉर्मूला होगा इन्वेस्टमेंट इनटू पीआई माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनपीवी वैल्यू। अगर आपको ऐसा कि भाई हमें एनपीवी निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दीजिए सर, तो हेयर इट इज, आप यूज कर सकते हैं इसको। इसको यूज करके आप पांचों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकालिए। एंड फिर आपको यहाँ पे पूछा है कि बताओ तुम किस तरह से कैपिटल रेशनिंग परफॉर्म करोगे प्रोवाइडेड दैट द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल इन नेचर। अगर आप कैपिटल रेशनिंग क्लास में अच्छे से किया है तो आपको पता है इनडिविजिबल ही है तो ज्यादा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बात बाकी डिविजिबल होने से तो इजी हो जाता है। घबराइए मत, डिविजिबल वाला भी सवाल मैं कैप्चर करा हूं इस क्वेश्चन बैंक में, तो आप उसको भी चेक कर पाएंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, फिलहाल इनडिविजिबल का ये सवाल है तो ये कैसे होगा देख लेते हैं। सिंपल सा है। सबसे पहले आप देखिए, हमने यहाँ पे प्रॉपर रैंकिंग करी है और सब कुछ कंप्यूटेशन करी है। 6 प्रोजेक्ट हैं, 6 प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, उनका पीआई क्या है, उनका एनपीवी क्या आएगा, सब हमने कंप्यूट किया है। रैंकिंग आप देख सकते हैं, मैंने प्रोजेक्ट नंबर 2 की कोई रैंकिंग नहीं दी क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूट देता है आमतौर पर रैंकिंग, इसको 5th रैंक में डाल देता है या 6th रैंक में डाल देता है। तो इंस्टीट्यूट ऐसा रैंकिंग करता है, मैं नहीं करता क्योंकि ये इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट ही नहीं है। जिस प्रोजेक्ट में एनपीवी नेगेटिव आती है उस प्रोजेक्ट को कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, तो वो इन्वेस्टेबल ही नहीं है, तो उसकी रैंकिंग करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में आप नोटिस करेंगे पीआई आपका 1.2 और 1.2 दो जगह आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों जगह आपका रैंक क्लैश हो रहा है, तो दोनों को सेम रैंक आप देंगे। कई बार ऐसा भी रहता है इंस्टीट्यूट बुक में और किताबों में रह सकता है कि अगर कोई रैंक शेयर होता है तो उसका अगला रैंक स्किप होता है, सो दे डोंट गिव थर्ड रैंक टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दे गिव्स डायरेक्टली 4th रैंक। तो वो भी कभी कभी होता है, यहाँ पे हम लोगों ने उस चीज का ख्याल नहीं रखा है। वी हैव गिवन फर्स्ट रैंक, देन शेयर्ड रैंकिंग है फॉर प्रोजेक्ट नंबर 3 एंड प्रोजेक्ट नंबर 5, एंड फिर प्रोजेक्ट नंबर 4 एंड लास्ट में प्रोजेक्ट नंबर 6 है। अब हमको समझना है कि चलो रैंकिंग हो गई, सब कुछ हो गई, अब हमको प्रोजेक्ट्स को जचाना कैसे है, हाउ डू वी डू दिस। तो भाई आपका सीधा हिसाब है, आपके पास टोटल बजट है 10 लाख रुपए का, सो योर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज। तो आप अपने हिसाब से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को प्लॉट कीजिए जहां पे 10 लाख या उससे कम इन्वेस्टमेंट आप कर पा रहे हैं अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर गिवन। तो इसमें हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स निकल रहे हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है प्रोजेक्ट नंबर 1354 को किया जाए। 135 करने का मतलब है यू आर फॉलोइंग रैंकिंग, एकदम प्रॉपर रैंक जैसे दिया हुआ वैसा फॉलो कर रहे हो। तो वो आ रहा है 3 लाख, 3.5 लाख और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल कैपिटल डिप्लॉय होगा 8.5 लाख। आपके पास था 10 लाख रुपए, आपका डिप्लॉयमेंट सिर्फ 8.5 हुआ है, यानी अनडिप्लॉयड या फिर अनयूटिलाइज्ड रह गया 1.5 लाख का। इस केस में आपका एनपीवी आएगा 1.76 लाख का। फिर उसके बाद आप 345 के साथ भी जा सकते हैं। 345 के साथ आप जाते हैं तो इसमें जो सवाल में अतरंगी है वो ये है कि रैंक 1 सेलेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, यू आर सेलेक्टिंग रैंक 2 एंड रैंक 3। सो रैंक 1 को आपने फॉरगो कर दिया, ये आमतौर पे नहीं होता है बट यहाँ हो रहा है। और यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि है रैंक 2 एंड 3 पे, इन तीनों प्रोजेक्ट्स का टोटल करेंगे तो पूरा 10 लाख रुपए आपका यूटिलाइज हो जाता है। एंड यहाँ पे एनपीवी भी हाईएस्ट आएगा। सो हाईएस्ट एनपीवी इज रिकॉर्डेड व्हेन यू आर टेकिंग अप प्रोजेक्ट नंबर 3, 4 एंड 5। इनकी रैंकिंग भी है रैंकिंग 2 एंड 3, सो यू आर नॉट टेकिंग अप रैंक नंबर 1। ये सवाल को बस यूनिक बनाता है। तो कॉम्बिनेशंस बनाइए, जिस भी कॉम्बिनेशन में आपका हाईएस्ट एनपीवी आए दैट विल विन। नो आई नो, इस सवाल में ना क्लास में बच्चे बहुत गलती करते हैं, कुछ भी रैंडम कॉम्बिनेशन बना बना के पूछते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका कॉम्बिनेशन वो बनना चाहिए जिसमें आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख के नीचे रहना चाहिए या 10 लाख रहना चाहिए।
कई बच्चे कुछ भी बस बना के देते हैं, सर हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, सर हम ऐसा भी तो बना सकते हैं। अरे भाई तुम बना तो सकते हो, पर प्लीज चेक तो करो तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। अगर आपका कोई भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एक्सीडिंग 10 लाख, भाई वो मेरा भी हो सकता था, बट आई हैव नॉट डन दैट। तो आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना है, योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड 10 लाख, एंड उसमें आपका जहां पे भी एनपीवी हाईएस्ट आएगा आपको उसके साथ जाना है। द करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट 3, 4 एंड 5, जहां पे आपका टोटल एनपीवी आएगा 1.91 लाख। यहाँ पे ये चीज को हमने प्रॉपर शो कर दिया इन आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल, एग्जाम में आए तो बल्ले बल्ले, और बहुत इजी है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगेगा इसको समझने में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जून 24 में एग्जाम में आया था, एंड ये सवाल है ऑन एआई। अब एआई का युग है तो ये सवाल वापस रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां बोला एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करता है, और ये लोग एआई लेकर के आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के काम पे। ये काम अगर ये करेंगे तो इनके कुछ एम्प्लॉयज को ये लोग हटा देंगे अपने काम से, एंड जाहिर सी बात है उसके वजह से इनको सैलरी में एक सेविंग का नजरिया देखना है। तो यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज हैं जिनको ये हटाएंगे, उन सब की सैलरी है 1.5 लाख की, तो टोटल सेविंग हो गई 7.5 लाख की। इसके अलावा आपका प्रोडक्शन डिले कम होगा तो 1.5 लाख का यहाँ पे आपका सेविंग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका रिडक्शन इन लॉस सेल्स है तो 1.25 लाख का यहाँ पे सेविंग हो जाएगा, एंड फिर आपका टाइमली बिलिंग होगा तो उसके वजह से 1 लाख रुपया और यहाँ बचेगा। तो देखा जाए तो आपकी टोटल सेविंग्स हो गई यहाँ पे 11.25 लाख की। ये सेविंग प्री टैक्स है, इसको पोस्ट टैक्स करेंगे हम, लेकिन हाँ प्री टैक्स इतना बचेगा। इसके अलावा बोल रहा है कि आपको एआई के लिए एक पावरफुल मशीन लेनी पड़ेगी, जिस मशीन का कॉस्ट है 10 लाख रुपए। इस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा 50,000 का। जाहिर सी बात है दोनों ही खर्चों को आपको कैपिटलाइज करना है। फिर बोला है परचेज प्राइस जो है, यानी कि आपका ये जो 10 लाख है, इस 10 लाख का 80% यू विल पे इन द ईयर ऑफ परचेज, यानी आज के आज, एंड रिमेनिंग नेक्स्ट ईयर। सो बेसिकली टी इज इक्वल टू 0 पे आप 8 लाख रुपए मशीन के पे करोगे और 50,000 रुपए का इंस्टॉलेशन कराओगे, तो आपका 8.5 लाख का खर्चा होगा टी इज इक्वल टू 0 पे, और यही टी इज इक्वल टू 1 पे आपका बाकी 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। सो योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज स्प्रेड अक्रॉस 2 ईयर्स। एस्टिमेटेड लाइफ है दोस्तों 5 साल की, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे आपको करना है, एंड ये काम करने के लिए 2 लोगों को आपको नौकरी पे रखना पड़ेगा, 2 स्पेशलिस्ट, जो लोग 2.5 लाख रुपीस लेगा साल भर का। यानी जहां आप खुश हो रहे थे कि आपका बच गया साल भर का 11.25 लाख रुपीस, दोस्तों खुश होने की दरकार नहीं है, 5 लाख रुपए का खर्चा लगेगा भी। 2 स्पेशलिस्ट ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 2.5 लाख, तो 5 लाख रुपए की सैलरी ये लोग भी लेंगे। तो नेट सेविंग्स तो भी 11.25 माइनस 5 भी करते हो तो भी 6.25 की आपकी सेविंग है। यानी हर साल बिकॉज ऑफ अडॉप्शन ऑफ एआई यू विल बी एबल टू सेव 6.25 लाख रुपीस ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर एवरी ईयर। आगे सवाल में बोला है कि भाई मेंटेनेंस के भी खर्चे लगेंगे, ये सारे खर्चे भी जो हैं ये सभी प्री टैक्स हैं। सवाल में जो अतरंगी कर दिया वो ये कर दिया कि इन खर्चों को एडवांस पेबल माना है, यानी कि मेंटेनेंस का खर्चा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होगा। Now, how will this change the game? This will change the game because your maintenance costs are to be spent at the beginning of the year, while इस पे जो टैक्स का एडजस्टमेंट आएगा वो आएगा at the end of the year। नहीं समझ में आई बात? मैं वापस समझाता हूं। भाई आपका टैक्स है 30% का, आप लाख रुपए खर्च करते हो तो आपको 30% का टैक्स सेविंग मिलता है, यानी आपका टैक्स कम हो जाता है बाई 30,000 रुपीज बिकॉज यू हैव शोन एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख रुपीज। बट द पॉइंट हियर इज दैट दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस है। आप 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो, जबकि टैक्स एडवांटेज आपको 31 मार्च को मिल रहा है। दोनों की अकाउंटिंग बदल जाएगी। यानी आमतौर पे हम क्या करते थे, हम कोई भी चीज को सीधा आफ्टर टैक्स ले लेते थे। यानी यहां लिया हुआ है 1 लाख रुपीज, तो मैं 1 लाख को सीधा 70,000 कंसिडर करता था, या 93 दिया हुआ 90 दिया हुआ मैं इसको 63 ले लेता था, है ना। यहाँ 80 दिया इसको सीधा 56 ले लेता था। तो ये जमाना गया, इस सवाल में ये काम नहीं कर सकते क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है। आपका खर्चा आप कर रहे हो बिगिनिंग में और आपका जो टैक्स है वो आ रहा है एंड में, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बस इतना सा ही खेल है दोस्तों, इतना सा ही खेल है, आपको इसका अकाउंटिंग करने का है। तो मैं आपको बता दूं यार बहुत सिंपल है। पहले एकदम बेसिक्स पे अगर हम ध्यान देना तो कई चीजें हम यहाँ पे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू दैट। ठीक है, इधर आ रहा है डिलीट का ऑप्शन ऊपर, ओके।
तो सबसे पहले तो दोस्तों अपना सेविंग हो रहा है 6.25 लाख का, करेक्ट। तो 6.25 लाख तो पूरे साल भर का खर्चा है जो सेविंग हो रहा है हमारा। इसको आफ्टर टैक्स करेंगे और इसको पीवीआईएफए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा पीवी ऑफ सैलरीज सेव्ड, पीवी ऑफ सैलरीज सेव्ड आफ्टर टैक्स बेसिस पे। इसके बाद ये सारे जितने आइटम है इनकी पीवी अलग से करेंगे और इनको इनटू 30% करके जो इनका टैक्स सेविंग आएगा उसकी पीवी अलग करेंगे। खर्चों को खर्चों में जोड़ेंगे। अच्छा ये तो सेविंग्स है बाय द वे, खर्चों को खर्चों में जोड़ेंगे और टैक्स सेविंग्स को सेविंग्स में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इतना है, नेट नेट अपना ना हर साल सेविंग ही आएगा, खर्चा इतना ज्यादा नहीं हो रहा हमारा, हर साल कुछ ना कुछ सेविंग ही आएगा। तो मैं आपको बता दूं आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स आएगा उसके लिए आप लोगे सबसे पहले आपका पीवी ऑफ सैलरीज सेव्ड, फिर आप लोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ड्यू टू एक्सपेंडिचर्स माइनस पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट हो रहा है उसको अलग से यहां पे लेंगे। इसके अलावा आपको साल भर में डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड एंजॉय करने को मिलेगा, तो पीवी ऑफ डीटीएस को भी कंसिडर साथ में जरूर कर लेना। डीटीएस मतलब डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। जहां तक बात है डेप्रिसिएशन का तो वो आसान होगा, 10.5 लाख रुपए पे 10.5 लाख पे आप 5 साल का है क्या ये सवाल, कितने साल का है ये सवाल है, हाउ मेनी इयर्स, 5 साल का ही है तो 5 साल का आप उस पर डेप्रिसिएशन ले लेना और डेप्रिसिएशन पे भी आप क्लेम ले लेना। तो आप देखो यहां पे हमने शो किया है सारी चीजों को, ये देखो अलग अलग शो किया। सबसे पहले हमने एआई की वजह से जो हमारा सेविंग हो रहा है उसको अकाउंटिंग में लिया है। इट इज वेरी इजी, 6.25 लाख का आपका सेविंग है, उसको इनटू पीवीआईएफए किया और आफ्टर टैक्स जरूर किया तो हमारी सेविंग आ गई यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सेव्ड सैलरीज। ये हमारा पहला कंपोनेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब आता है दूसरा कंपोनेंट जो आपका मेंटेनेंस का खर्चा है। उस मेंटेनेंस के खर्चे में आपको सिर्फ जो टैक्स एडजस्टमेंट है वो अगर आप अलग से लें तो उसको सेविंग्स में गिनेंगे, नहीं तो आप मेंटेनेंस को आफ्टर टैक्स निकाल लो जैसा हमने यहां शो किया है। तो हमने क्या किया, पहले खर्चों को अलग से प्रेजेंट वैल्यू किया। सो ये जो प्रेजेंट वैल्यू हुआ है ये खर्चों को हुआ है। आप इसमें नोटिस कीजिएगा पहला वाला जो हमारा खर्चा है उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को 1 लिया है, दूसरे वाले में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट ईयर का लिया है, तीसरे वाले में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेकेंड ईयर का लिया है, एंड फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तीसरे साल का लिया है, लास्ट वाले का लिया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 4th ईयर। यानी 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं लिया है मैंने। क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि ये पेमेंट्स 5th ईयर के एंड पे हो भी नहीं रही, लास्ट पेमेंट हो रहा है 4th ईयर के एंड पे यानी कि 5th ईयर के बिगिनिंग पे। तो सबका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उस हिसाब से लेना। लेकिन जब इसका आप देखिए मैं टैक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने एक एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीछे का लिया है। तो आप यहां नोटिस कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैव बीन टेकन फॉर ईयर 1 टू ईयर 5। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिया है। यहाँ पे हमारा मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट आएगा 2.35898 लाख, ये खर्चा है हमारा। तो ये हमारे सेविंग्स में से माइनस होगा, ध्यान रखना ये हमारा सेविंग्स में से माइनस होगा। ये खर्चा नेट है आफ्टर द टैक्स एडजस्टमेंट, ये नेट खर्चा है तो ये हमारे सेविंग्स में से माइनस होगा। फिर डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड मैंने कहा ही था 10.5 लाख की आपकी मशीन है, 5 साल में डेप्रिशिएट कर रहे हो, हर साल का डेप्रिसिएशन 2.1 इंटू 30% टैक्स रेट इंटू पीवीआईएफए, सो दैट विल गिव यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीटीएस। और इसके अलावा आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करा है वो 2 अलग अलग टाइम फ्रेम पे किया है। 8.5 लाख रुपए तो आज ही इन्वेस्ट किए, बाकी 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो आपको उसको भी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में लेना है। लास्ट में हम लोगों ने यहां पे सारे के सारे एनपीवी करने का फैसला किया। एनपीवी करना आसान है, आपके जो जो इनफ्लोज हैं उनकी पीवी को सामने रखिए और जो जो खर्चे हैं उनको माइनस करके पीवी माइनस कीजिए। तो आपका सेविंग्स हुआ सैलरीज में 14.66 समथिंग, आपका मेंटेनेंस का खर्चा लगा तो 2.35 समथिंग, आपका डीटीएस आप एंजॉय कर रहे हैं तो पीवी ऑफ डीटीएस टू बी एडेड, एंड आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो पे किया है वो यहां पे आएगा। नेट अभी भी पॉजिटिव आ रहा है यानी कि एआई जीत गया, हम सब हार गए, एआई से दुनिया चल रही है, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को हम यही रिकमेंडेशन देंगे कि भाई तू एआई को ले आ और लोगों को नौकरी से निकाल, ठीक है। एआई को इंप्लीमेंट कर दे और लोगों को नौकरी से निकाल दे,
यही बोलेंगे ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। आई होप यू हैव गॉट द क्रक्स ऑफ हाउ दिस विल बी सॉल्व्ड। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सवाल अच्छा है यार, बहुत अच्छा सवाल है। इस अच्छे सवाल को अगर आप न्यूमेरिकली प्रैक्टिस नहीं करते हो, चीजें नहीं समझ में आएंगी। मैं आपको डायरेक्शन समझा सकता हूं, मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझा सकता हूं, मैं आपको नंबर्स दिखा भी सकता हूं कि भाई ये नंबर आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ, लास्ट में एनपीवी ये आया। आई कैन शो यू ऑल। और इंस्टीट्यूट खास करके सजेस्टेड आंसर में पूरा आंसर देता नहीं है, तो मेरे ये आंसर्स आपके काम तो आ जाएंगे, बट मैं ये चाहूंगा कि आप इन सवालों को खुद से ट्राई जरूर करें। प्लीज ये आप जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे मैंने लिखा है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। इजी कैटेगरी है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा जरूर इसका, लेकिन ये इजी कैटेगरी है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूं आपके लिए और फिर इसका सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा तेजी से दिखा दूंगा, ठीक है। आओ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। या पीटीपी दिसंबर 24 में आया हुआ ये सवाल है। देयर इज अ कंपनी which is considering to purchase newly fully automatic machine to replace the manually operated machine। यानी ये रिप्लेसमेंट का सवाल है। आपको बोला है कि it originally had an expected life of 10 years and is now 5 years old। यानी कि जो हमारी ओल्ड मशीन है वो और 5 साल सर्विस दे सकती है, ठीक है। 5 साल पहले हमने इसको खरीदा था 4 लाख रुपए में, उस समय इसकी लाइफ थी 10 साल, यानी हर साल हम इसको 40,000 रुपए डेप्रिशिएट कर रहे थे। आज तक इस पे डेप्रिसिएशन करके इसकी वैल्यू को हम आधा कर चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं, 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है और 2 लाख का ही डब्ल्यूडीवी बचा है। करेंटली इसकी बुक वैल्यू 2 लाख है, लेकिन ये बाजार में 2.20 में बिक सकता है, तो जाहिर सी बात है 20,000 रुपए का इसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज हो सकता है, जिसके ऊपर सरकार 34% का आपसे टैक्स ले लेगा। तो 20,000 का 34% होगा 6800। तो सीधा सीधा कहूं, जो 2,20,000 रुपए तुम कलेक्ट करोगे उसमें 6800 का टैक्स भरना पड़ेगा तुमको। सो 2,20,000 माइनस 6800, योर आफ्टर टैक्स सैलवेज विल बी 213,200। 213,200। बोलो बात समझ में आ रही। इसके अलावा आपका इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर लगता है, जो फिलहाल 2,90,000 रुपीज का पर ईयर खर्चा कर रहा है। आप उसके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा 1 लाख रुपए है और सैलरी का खर्चा है 2,90,000 का, यानी जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीन है उस पे 3,90,000 का खर्चा आ रहा है पर एनम। अब बोलता है नया मशीन हमारे नजर में है, नया मशीन 7.5 लाख रुपए का है, एक्सपेक्टेड सैलवेज 150 का है, 5 साल की इसकी लाइफ है। डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है, जहां डेप्रिसिएशन पुरानी मशीन में सिर्फ 40,000 का आ रहा था, यहां भाई महंगा हो गया। ये 7.5 लाख की मशीन है, 1.5 लाख का एक्सपेक्टेड सैलवेज है, डिवाइड बाई 5, सो ये आ रहा है 6 लाख डिवाइड बाई 5, यानी 1.2 लाख। यानी जहां पुरानी मशीन में सिर्फ 40,000 का डेप्रिसिएशन था, यहां पे तो भैया 1,20,000 का डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी है यार, ये तो और एक्स्ट्रा आ गया, तो और बढ़ गया भाई, और बढ़ गया। बेसिकली आपका ये 8.5 नहीं रहा, 7.5 नहीं रहा, ये 8.1 हो जाएगा खर्चा। आपका 7.5 का मशीन है, उस पे 60,000 का इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लग गया, तो वो भी कैपिटलाइज होगा। 8.1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 5, दिस विल बिकम 1.32 लैक्स। ये 1.32 लैक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है क्योंकि ये नया मशीन है तो इसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, 30,000 रुपए का एक वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो ये आज इन्वेस्ट होगा और 5 साल बाद वापस मिल जाएगा हमको। मेंटेनेंस के नाम पे बोल रहा है 70,000 रुपीज का हमारा मेंटेनेंस आएगा, जो कि पहले आ रहा था लाख रुपए, तो थोड़ा सा बचत है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला नहीं है कि ऑपरेटर लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि मशीन क्या है, ऑटोमेटिक है। नाम में देखो ये शुरुआत में ये सब काम आ जाती है इन्फॉर्मेशन, मशीन ऑटोमेटिक है, इसका मतलब ऑपरेटर नहीं लगेगा, तो वो हमारी सेविंग है। तो दोस्तों आपका जहां 3,90,000 रुपीज लग रहा था, वहां सिर्फ 70,000 रुपए में आपका काम हो रहा है, तो आपका 3,20,000 रुपए का तो सेविंग हो गया, 3,20,000 का आपका सेविंग है। इसके अलावा 34% का टैक्स रेट है, 15% पे डिस्काउंट करना है। यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। आई थिंक दिस इज वेरी इजी। आप एक एक करके तीनों स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले पहले पता लगाइए। तो भैया इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले आसान है, 8,10,000 की मशीन है और पुरानी मशीन का सैलवेज हमने कैलकुलेट किया था 213,200, वो माइनस होगा, और वर्किंग कैपिटल में 30,000 रुपए आपको एडिशनली इंट्रोड्यूस करना है, तो वो ऐड होगा।
तो 8,10,000 की मशीन पुरानी का मिलेगा 213,200 और 30,000 रुपए वर्किंग कैपिटल आपको इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तो दिस विल बी योर इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले। चेक करें क्या? 626,800 626,800 कहाँ है? हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था क्या? शाबाश। मैंने भाई इसको इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं माना कि इसको दिखाएं। हालांकि मैंने नीचे यहाँ पे ऐसे अलग से दिखाया है, ये 810 को माइनस किया है, फिर यहाँ पे जो हमारा सैलवेज आया उसको कंसिडर कर लिया, ये 213 जो है वो आ जाएगा और 30,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी है। तो ठीक है, आप समझ गए मोटा मोटी, अपना वैल्यू तो खैर आ ही गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका और डिस्कशन कर लेते हैं। आपका एनुअल सेविंग हो रहा है 3,20,000 का, करेक्ट? 3,20,000 का आपका एनुअल सेविंग है। इसके ऊपर आप 66% कैलकुलेट कीजिए आफ्टर टैक्स करने के लिए, 34% है ना, तो 66% करके ये आपका सेविंग है हर साल का। इसके अलावा आप डेप्रिसिएशन भी कर रहे हो दादा। डेप्रिसिएशन आपका 80,000 रुपए से ज्यादा हो रहा है, पहले 40 होता था, अब 80 हो रहा है, सॉरी 120 हो रहा है। तो 80,000 रुपए का जो आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो उस पर 34% भी आपका एनुअल सेविंग्स में आएगा। सो आपका टोटल सेविंग आएगा 3,20,000 इंटू 0.66 एंड 80,000 इंटू 0.34। तो आपका एनुअल सेविंग्स आएगा 238,400। ये आपका एनुअल सेविंग है, चेक कर लें क्या? आपका एनुअल सेविंग आएगा, ओ सॉरी, मेरी गलती। अभी याद आया ना कि भैया अपना जो डेप्रिसिएशन का फर्क है वो थोड़ा और ज्यादा है। अपना डेप्रिसिएशन पहले आ रहा था 40,000, अब आ रहा है 132। तो टोटल 92,000 का आपका डेप्रिसिएशन का फर्क है, ना कि 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन का फर्क है। सो आपका मैं फिर बता दूं, 8.1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका 1.32 माइनस 0.4, हर साल 92,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा है। 92,000 पे 92,000 पे आपका 34% आता है, 31,280। तो आपका यहां पे 242,480 ये आपका लास्ट में एनुअल सेविंग्स आ रहा है। चेक कर लेते हैं इस फिगर को, 242,480 मैच हो गया। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, ये आपका जो पैसा आ रहा है इस पैसे का आप पीवी कीजिए। सो पीवी ऑफ एनुअल कैश फ्लो कीजिए, फिर उसके बाद में आप पीवी ऑफ सैलवेज कीजिए, आपको लास्ट में सैलवेज मिलेगा, उसका पीवी कीजिएगा। उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपका अकाउंटिंग वैसे हो चुका है। फिर आपका पीवी ऑफ वर्किंग कैपिटल रिफंड है, वो भी जरूर ले लीजिएगा। एंड इसके अलावा आप अपना इसमें से इनिशियल आउटले माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या चीज का पीवी हुआ। हमारा एनुअल कैश फ्लो का पीवी हो गया, हमारा सैलवेज का पीवी हो गया, वर्किंग कैपिटल का पीवी हो गया, और इसमें से हमने माइनस कर लिया हमारा इनिशियल आउटले। लास्ट में रिजल्ट आएगा दोस्तों 275,537। दिस इज योर एनपीवी वैल्यू। Your NPV value will be 2,75,537। Obviously you know कि इसके बाद एडवाइस क्या जाएगा? एडवाइस यही जाएगा कि भैया अच्छा प्रोजेक्ट है, करा लो, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, प्लीज डू इट। क्लियर? डन? चलो अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। ये जून 25 में एमक्यूपी में आया था। बहुत साधारण सवाल है क्योंकि ये कैपिटल रेशनिंग का सवाल है पहला तो, और दूसरा ये डिविजिबल नेचर का भी है, तो बहुत आसान हो गया ये। इधर आपके पास में आउटले दिए हुए हैं, इधर टोटल पीवी दिया हुआ है, तो आप एनपीवी भी निकालेंगे और आप पीआई भी निकालेंगे और आप रैंकिंग भी करेंगे। एनपीवी कैसे निकलेगा? टोटल पीवी माइनस इनिशियल आउटले, तो एनपीवी आ जाएगा यहाँ पे जैसे 1,32,000 एंड सो ऑन। फिर पीआई करना है तो टोटल पीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले। रैंकिंग उसकी कीजिएगा जिसकी रैंकिंग पीआई बेसिकली 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी रैंकिंग लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। एंड फिर डिविजिबल नेचर होने से क्या होता है, आप बस प्रॉपर रैंकिंग को फॉलो कीजिए। लास्ट में ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके पास जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना है उसके लिए पैसे ज्यादा चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आपको उसका प्रोपोर्शनेट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं एकदम फटाफट दिखा देता हूं कैसे क्या हुआ। हमने यहाँ रैंकिंग कर ली, इसमें भी प्रोजेक्ट नंबर बी बेकार प्रोजेक्ट था क्योंकि उसमें एनपीवी नेगेटिव आ रहा था, सो नो रैंक हैज बीन असाइन टू इट।
इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एनपीवी निकालनी शुरू करी। तो हम एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स को करते गए जिन प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग बेटर थी। तो रैंक 1 फर्स्ट, रैंक 2 सेकंड, रैंक 3 थर्ड, फोर्थ रैंक वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको करने के लिए हमको ऐसे तो चाहिए कितना पैसा, हमको चाहिए पैसा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ज्यादा, 9 लाख रुपए शायद चाहिए। पर हमारे पास क्यूमुलेटिवली इन्वेस्टमेंट यहां तक हो चुका था 16 लाख रुपए का, तो हमारे पास तो सिर्फ 4 लाख रुपए बच रहे थे। तो हमने सिर्फ 4 लाख रुपए में इस प्रोजेक्ट का 44.44% किया एंड आपका एनपीवी जो है वो 72,000 ही कंसिडर किया। ऐसे 162,000 का एनपीवी है उसका, पर हमने उसका 4/9 करके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एनपीवी कंसिडर कर लिया, लास्ट में क्यूमुलेटिव एनपीवी टोटल कर लिया। तो ये डिविजिबल में होता है कि रैंकिंग को फॉलो करने का, और लास्ट में जो प्रोजेक्ट है उसको अधूरा करना पड़े तो अधूरा ही कर लो, कोई बात नहीं, एनपीवी भी अधूरा ले लो, इन्वेस्टमेंट भी अधूरा कर दो। तो उससे अपना लास्ट में यहाँ पे रिजल्ट आ गया 5,24,000 विल बी द रिजल्ट हियर। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। एक और क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं इसमें, इस पार्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसी में डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आया क्वेश्चन नंबर 10, दिस केम इन एमक्यूपी जून 25। सवाल देख लेते हैं। एस इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस और रिपेयर अ पर्टिकुलर मशीन विच हैज जस्ट ब्रोकन डाउन। लास्ट ईयर मशीन कॉस्टेड 2 लाख रुपीज टू रन, दीज कॉस्ट आर इंक्रीजिंग इन रियल टर्म्स विद द एज ऑफ द मशीन। तो बोल रहा है यार लास्ट, मतलब जैसे दोस्त लोग बोलते हैं ना यार, गाड़ी का क्या बोले भाई, गाड़ी पिछला साल इतना बार मरम्मत मांगा है ना, तो यही चीज यहाँ डिस्कस हो रहा है इस मशीन के लिए। बोल रहा है ये मशीन को यार लास्ट ईयर हमको 2 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्चा लगा, और बोल रहा है अभी यहां से और 5 साल अगर इसको यूज करना है तो इमीडिएट रिपेयर कॉस्ट करना पड़ेगा 1,90,000 का इसके ऊपर इनकर भी, और अगर आज इसको सल्टाएं तो 50,000 रुपए मिल जाएंगे। सो दोनों बातें हो गई है भाई। पहला तो आपने दुखड़ा गिना दिया कि यार ये मशीन साल भर का 2 लाख रुपया खर्चा लग रहा है इस मशीन के चक्कर में। दूसरा, इस मशीन को आपको रिपेयर कराना पड़ेगा ताकि ये अगले 5 साल तक चले, तो 1,90,000 का ये आपका खर्चा करेंगे आप, तो ये आगे चलेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड 50,000 रुपए में आप इसको अल्टरनेटिवली बेच सकते हैं कबाड़ में। नई मशीन खरीदने जाएंगे तो 4,90,000 रुपीज की आएगी, और उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ 140 आएगा। तो आप अगर 2 लाख वर्सेस 140 को कंपेयर करें तो 60,000 रुपए का आपका क्लियर सेविंग नजर आ रहा है। आपको बोला है 10% आपका रेट ऑफ रिटर्न है, टैक्स रेट है 50%। आपको पूछा जा रहा है कि क्या ये रिप्लेसमेंट का डिसीजन हम ले लें या नहीं लें। तो यार आसान है, अगर आप बात करें, देखो समझते हुए चले, अगर हम आप नया मशीन अगर लेने जाएंगे तो 4,90,000 रुपए लगेंगे, करेक्ट, और पुरानी के 50,000 उठ जाएंगे, तो 4,40,000 4,40,000 आपका इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले होगा। चेक कर लेना चाहिए इसको, आपका इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले कहां है। यार हम तो बदमाश हो गए हैं यार, हम तो ये सब दिखाई नहीं रहे भाई, हमने फिर से नहीं दिखाया इसको। चलो कोई बात नहीं भाई, अब कोई बात नहीं। अच्छा, हमने दोनों का ना रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं किया क्या, ये देखो पूछ क्या रहा है। ओके, यहाँ पे ना कुछ क्लियरली बोला नहीं कि आपको क्या शो करना है, तो हम लोगों ने तो इसमें एनपीवी अप्रोच ले लिया दोनों प्रोजेक्ट्स के केस में। तो यहाँ पे हमने खर्चे ले लिए, ठीक है। अच्छा, नई वाली मशीन कितने साल चलेगी, 10 साल चलेगी। ओके, तभी मुझे खेल समझ में आ गया। ओके ओके, तो मैं जितना इजी सोचा था इतना इजी सवाल है ही नहीं, है तो इजी पर इसका पैटर्न अलग है। अब ये क्या हो रहा है ना भाई, ये रिप्लेसमेंट का सवाल सीधा सीधा नहीं बन पा रहा है। सर क्यों नहीं बन पा रहा है ये रिप्लेसमेंट का, क्योंकि जो हमारी पुरानी मशीन है उसकी लाइफ 5 साल है, यहां से 5 ईयर्स, लेकिन नई मशीन की लाइफ 10 साल है। क्योंकि आपकी दोनों की लाइफ मैच नहीं हो रही, तो आप यहां इंक्रीमेंटल अप्रोच ले ही नहीं सकते। तो आप जो इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले, इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो, ये सब कैलकुलेट करते थे, या नहीं होगा। तो सर क्या होगा, कुछ नहीं, खर्चों को गिन लो, खर्चों की प्रेजेंट वैल्यू करो, ईएसीएफ कैलकुलेट करो। ईएसीएफ क्या था, ईएसीएफ था इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो, और जिसका इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो कम आएगा वो वाला मशीन बेटर होगा। तो खर्चों को गिनना है तो कौन सी बड़ी बात है यार, खर्चे भी गिन लेंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। पहले अपने इस मशीन की बात करते हैं। इस मशीन में हम मान रहे हैं 2 लाख रुपए का सालाना खर्चा आएगा 5 साल तक, और आज की डेट पे 1,90,000 रुपए का खर्चा और आएगा, ठीक है। तो हमको इसकी
पीवी करनी है। पीवी करते वक्त टैक्स रेट का ख्याल रखना, योर टैक्स रेट इज 50%। तो आप देखिए हमने इसकी पीवी कैसे करी। रिपेयर में एक तो 2 लाख रुपए का जो आपका खर्चा आएगा हर साल, ये आफ्टर टैक्स 1 लाख रुपए का ही पड़ेगा आपको। 2 लाख रुपए आप खर्च करेंगे लेकिन 50% विल बी कमिंग बैक। तो एक तो ये आपका 1 लाख रुपीज का खर्चा है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इसका खर्चा का आगे अमाउंट। दूसरा आप रिपेयर कराओगे, रिपेयर को भी हम वन टाइम नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, यानी रिपेयर कराने का खर्चा भी हम लोग सीधा सीधा खर्चा दिखाएंगे, इसका भी हमको टैक्स एडजस्टमेंट मिलेगा। ये आ रहा है 95,000 का हमारा खर्चा। बेसिकली दोनों हाफ हाफ हो गए। आप साल भर का 2 लाख रुपया खर्चा करते हो, 50% तो टैक्स है, तो फिर 1 लाख आपका इफेक्टिव कॉस्ट है। वैसे ही 1,90,000 का आपने रिपेयर करा, 50% टैक्स है, तो आपका कॉस्ट 50% है, 95,000 का आपका खर्चा है। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आया, इसको 5 साल के पीवीआईएफए से डिवाइड करके हम ईएसीएफ में कन्वर्ट किए, विच इज 125,059। ये हुआ रिपेयर कॉस्ट। यही चीज अगर आप करने जाएं इन न्यू मशीन, तो न्यू मशीन में खरीदने के टाइम आपका 490 लग रहा है, 490 शुरुआत में खर्चा लगेगा, तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग इनटू प्रेजेंट वैल्यू। इसके अलावा आपको बोल रहा है 1,40,000 का खर्चा है, जिसको आप 70,000 पकड़ सकते हैं, 70,000 पकड़ सकते हैं अपना खर्चा। काय को सर 1,40,000 है लेकिन 50% तो टैक्स है। इसके अलावा आपका 4,90,000 जो है, इसको आप डेप्रिशिएट करेंगे 10 साल में, तो हर साल का 49,000 आपका डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन 49,000 है, तो 24,500 का आपका डीटीएस आएगा। डीटीएस मतलब डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, यानी हर साल आपका 70,000 रुपया लग रहा है, तो एट द सेम टाइम आपको 24,500 का डीटीएस एंजॉय करने को भी मिल रहा है। सो लग रहा है 70,000, मिल रहा है 24,500, नेट करके देख सकते हैं। फिर जो अमाउंट आए उसको आप पीवी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं बॉस अपने क्या किए। सबसे पहले आप देख सकते हैं, हाँ एक चीज का ध्यान देना होगा, नया मशीन अगर आप खरीदेंगे तो पुराना तो ऑब्वियसली सल्टाएंगे आप, तो पुराने वाले का जो 50,000 आपको मिलेगा वो आप कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। सो 4,90,000 बिकम्स 4,40,000। ये मैंने मिस कर दिया था, ये यहाँ पे हमने ठीक कर लिया, 4,40,000 पहला तो ये ठीक है। दूसरा, आपने अपने खर्चे को आफ्टर टैक्स लेकर के पीवी किया है, ये भी ठीक है। फिर आपने जो डेप्रिसिएशन टैक्स शीट निकाला वो पूरा 490 पे आएगा, वो 440 पे नहीं आता है, ये तो सबको पता है भाई। 50,000 का सैलवेज आया, तुम्हारा इनिशियल आउटले कम हो गया जरूर, पर तुम्हारा मशीन 490 का ही है, तो डेप्रिसिएशन 490 के हिसाब से ही लगेगा। 50% इज द डेप्रिसिएशन रेट या फिर टैक्स रेट, तो अपना यहाँ पे डीटीएस आ गया एंड उसको भी पीवी करेंगे, तो ये आ गया। सारे खर्चों को जोड़िए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआईएफए ऑफ 10 इयर्स, तो पीवीआईएफए ऑफ 10 इयर्स से डिवाइड करके इसका ईएसीएफ आ जाएगा। ईएसीएफ जिसका कम, वो वाला प्रोजेक्ट बेटर या वो वाला मशीन बेटर। यहां पे हमारा खर्चा आ रहा है 117, ऊपर आया 125, इसका मतलब बाइंग ऑप्शन इज बेटर, वी विल गो विद द बाइंग ऑप्शन। मैं इसके डिस्कशन में एक ही चीज मिस करता, वो शायद यही था कि नई मशीन का कॉस्ट मैं सीधा 490 पकड़ लेता, ये 50,000 माइनस करने वाला मेरे ख्याल से मिस हो गया था। अभी मैं जब समझा रहा था मेरे को भी ख्याल आया कि मैं शायद ये मिस करता, हालांकि मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच समझाते वक्त इस चीज को कैलकुलेट किया था। अब तो मैं मिटा दिया, पर पहले मैंने 440 का जिक्र जरूर किया था, बट समहाउ अभी इसको मैं शायद अगर करता ना आपके सामने, मैं इसको 440 लेके नहीं करता, मैं 490 लेके कर देता फॉर सम रीजन, तो वो गलती हो जाती। इस गलती को बस बचना है, बाद बाकी सवाल इजी है, सवाल का स्टैंडर्ड एकदम भी हार्ड नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। एंड विद दैट बीइंग सेड, दिस पार्ट इज आल्सो ओवर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही।